बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज हम बात करेंगे बेसिकली बार्टर ट्रांजैक्शंस की कि बार्टर ट्रांजैक्शंस को हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाता है। बार्टर ट्रांजैक्शन बेसिकली है क्या कि एक कंपनी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है वो अपने किसी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे, बदले में उसे मॉनेटरी नहीं बल्कि नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रही हो, जो कंसिडरेशन हो वो इन काइंड हो, इन द फॉर्म ऑफ सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज हो। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को हम बार्टर ट्रांजेक्शन कह सकते हैं। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर एक कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और बदले में कैश की जगह दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर कर रही है, तो इस बार्टर ट्रांजेक्शन को हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे। हम एक एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है बारबेक्यू टुनाइट, जो कि एक होटल है, जो कि एक रेस्टोरेंट है और इसका काम है कि लोगों को रेडीमेड फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। इसका एक सप्लायर है मीट वन, जिससे ये रेगुलर मीट वगैरह परचेस करता है अपनी क्या कहते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी बिजनेस में फूड वगैरह की प्रोसेसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक दफा हुआ कुछ यूं कि मीट वन की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की कुछ पार्टीज वगैरह थी, कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। तो मीट वन ने बारबेक्यू टुनाइट से रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारी ऑफिस पार्टी के लिए कुछ बारबेक्यू प्लेटर वगैरह अरेंज कर दे, और बदले में जो है हम आपको पेमेंट कैश में नहीं कर रहे होंगे बल्कि आपको 5 kg मीट इन्वेंट्री के तौर पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। यानी कि हम कैश में लेन देन नहीं करेंगे, आप हमें एक बारबेक्यू प्लेटर प्रोवाइड कर दें, हम आपको बदले में फ्री ऑफ कॉस्ट 5 kg मीट प्रोवाइड कर देंगे। तो अब बारबेक्यू टुनाइट बारबेक्यू प्लेटर सेल कर रहा है, बदले में कंसिडरेशन इन कैश नहीं बल्कि 5 kg मीट मिल रहा है। मीट वन के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो 5 kg मीट सेल कर रहा है, बदले में कैश कंसिडरेशन नहीं बल्कि एक बारबेक्यू प्लेटर मिल रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल ये क्रिएट होता है किस तरह की बार्टर ट्रांजेक्शन को हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। देखिए, हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए स्टैंडर्ड है दैट इज IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है। इस 5 स्टेप मॉडल में हमारे पास स्टेप 3 है दैट इज ट्रांजेक्शन प्राइस, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होगी, हमने रेवेन्यू किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन प्राइस के कॉन्सेप्ट में एक सब कॉन्सेप्ट है नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन का। नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कस्टमर को और बदले में आपको नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन रिसीव होती है, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन पे वर्कआउट करते हो, रिकॉर्ड करते हो। लेकिन इसी के अगेंस्ट IFRS 15 की कुछ एक्सक्लूजन्स हैं कि किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर या किन किन ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपका IFRS 15 अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल लीज कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत IFRS 16, IFRS 9 के तहत अकाउंट फॉर होते हैं, तो इन पे हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स अप्लाई नहीं करते। एक IFRS 15 की एक और स्कोप एक्सक्लूजन है दैट इज नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस बिटवीन एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स। अगर दो एंटिटीज के दरमियान नॉन मॉनिटरी आइटम्स की एक्सचेंज हो रही है अपने कस्टमर्स या अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की सेल्स को फैसिलिटेट करने के लिए, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को IFRS 15 के स्कोप से बाहर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ अक्सर हुआ होगा कि आप किसी शॉप पे कोई चीज बाय करने के लिए जाओ, दुकानदार के पास वो चीज अवेलेबल ना हो तो दुकानदार आपको वेट करवाता है और पड़ोस की या किसी और दुकान से आपको वो चीज लाकर आपको फैसिलिटेट कर देता है, और फिर दुकानदार के पास जब वो चीज अपनी इन्वेंट्री में आ जाती है तो वो अपने जिस दुकान से लेकर आया था उस दुकान वाले को वो चीज वापस कर देता है। तो इस तरह की अगर बिजनेसेस में नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज हो रही है अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, तो ये ट्रांजेक्शन IFRS 15 के स्कोप से बाहर रखी गई है। अब हम ये डिस्कस करने लगे थे कि अगर इस तरह की बार्टर ट्रांजेक्शन होती है बिटवीन द बारबेक्यू टुनाइट और मीट वन, तो क्या हम इस पे IFRS 15 के तहत स्टेप 3 के तहत नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन कंसिडर करते हुए फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, या फिर ये ट्रांजेक्शन IFRS 15 के स्कोप से ही बाहर है क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर की जिम्मे में आती है। तो एक चीज आपने यहाँ पे ये समझनी है कि जो IFRS 15 की स्कोप एक्सक्लूजन है ना, ये एक्सक्लूड करता है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, कि अगर दो एंटिटीज सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है उनके दरमियान अगर कोई नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन नॉन मॉनिटरी आइटम एक्सचेंज किया जा रहा है, किस पर्पज से सर, इस पर्पज से कि क्या अपने कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। अगर ऐसा है तो ये ट्रांजेक्शन IFRS 15 के स्कोप से बाहर है। IFRS 15 इसकी एग्जांपल देता है कि फॉर एग्जांपल दो ऑयल कंपनीज है, दो अलग अलग शहरों में या दो अलग अलग इलाकों में, ये दोनों कंपनीज अपने रिस्पेक्टिव इलाकों में कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ऑयल सेल करते हैं और एक दूसरे के बिजनेस से या एक दूसरे के वेयर हाउसेज से ऑयल एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पे नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट सेल, तो इस पे हम IFRS 15 अप्लाई नहीं करते। और इसका बड़ा ऑब्वियस रीजन है कि अगर इस तरह की ट्रांजेक्शंस पे भी आप IFRS 15 अप्लाई करोगे, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह रिकॉर्ड करोगे,
तो आपका जबरदस्ती का रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर ओवरस्टेट या पंप हो रहा होगा। अल्टीमेटली आपका मार्जिन या प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं होगा, बस आपके प्रॉफिट, आपके रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स के नंबर्स पंप हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे, और आपका जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी अकॉर्डिंगली मिसगाइड हो रहा होगा। क्योंकि होता क्या है कि भाई आप किसी और शॉप से सेम आइटम लेकर आते हो, कस्टमर को फैसिलिटेट कर देते हो, फिर आप उसे पैसे नहीं देते, जब आपकी इन्वेंट्री में वो चीज आ जाए तो आप वो दुकान वाले को रिटर्न कर देते हो। तो इस तरह के केसेस में हम IFRS 15 अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमारा फिर रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स जबरदस्ती का पंप या ओवर स्टेट हो रहा होगा। लेकिन IFRS 15 को जो स्कोप एक्सक्लूजन है, ये बात करता है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस एंड टू फैसिलिटेट सेल्स टू कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स। तो अब ये जो एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने कोट की, मीट वन और बारबेक्यू टुनाइट की, इसमें आपने यही दो चीजों को चेक करना है। सबसे पहले कि क्या बारबेक्यू टुनाइट और मीट वन सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है? क्या बारबेक्यू टुनाइट और मीट वन दोनों का सेम बिजनेस है? द आंसर इज नो। बारबेक्यू टुनाइट एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है जो कि रेडीमेड फूड सेल करता है एंड कंज्यूमर्स को। मीट वन एक मीट शॉप या मीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि डिफरेंट कस्टमर्स को मीट प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, एक होटल है, एक मीट कंपनी है। सेकेंडली, ये जो अपनी इन्वेंट्री बारबेक्यू टुनाइट, बारबेक्यू प्लेटर और मीट वन मीट एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या ये कस्टमर्स की सेल्स को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं? नहीं सर, ये कस्टमर की सेल्स को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं किया जा रहा। मीट वन को अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में पार्टी अरेंज करनी है, उसके लिए बारबेक्यू टुनाइट चाहिए, बारबेक्यू प्लेटर चाहिए, तो उस पर्पस के लिए मीट लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए भी ये काम नहीं किया जा रहा। चूंकि ये दोनों सवालों के जवाब ना ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, ना ये ट्रांजेक्शन, ना ये बार्टर ट्रांजेक्शन टू फैसिलिटेट सेल्स है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजेक्शन IFRS 15 के स्कोप से एक्सक्लूड नहीं की गई। इसका मतलब है कि ये ट्रांजेक्शन IFRS 15 के स्कोप से एक्सक्लूड नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये दोनों कंपनीज इस बार्टर ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करेगी। बेसिकली दोनों कंपनीज के लिए ये एक रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। रीजन बीइंग कि बारबेक्यू टुनाइट जो कि एक होटल है जिसका काम ही है कि रेडीमेड फूड सेल करना, वो बारबेक्यू प्लेटर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बारबेक्यू प्लेटर के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी। मीट वन जो कि एक मीट सेलिंग कंपनी है जिसका काम ही है मीट सेल करना, वो मीट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपने पास मीट के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा होगा। तो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन को हम इस बार्टर ट्रांजेक्शन को हम रेवेन्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर सेकंड सवाल ये क्रिएट होता है कि हम रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उस रेवेन्यू की अमाउंट या वैल्यू क्या होगी? इसके हवाले से हमें IFRS 15 का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल है, इस 5 स्टेप में स्टेप 3 है, दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस के स्टेप में एक कॉन्सेप्ट है नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन का। नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक कंपनी अपने किसी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे, बदले में कंसिडरेशन इन काइंड रिसीव करे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। यानी हमें कस्टमर से जो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन मिल रही है, उस नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू के बेसिस पे हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। इसको आसान से इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जो हम एग्जाम्पल लेकर चले थे कि जिसमें बारबेक्यू टुनाइट बारबेक्यू प्लेटर प्रोवाइड कर रहा है मीट वन को, मीट वन 5 kg मीट प्रोवाइड कर रहा है बारबेक्यू टुनाइट को, तो दोनों की फेयर वैल्यू या दोनों की सेलिंग प्राइस हम 5000 अज्यूम करते हैं कि बारबेक्यू टुनाइट 5000 की सेलिंग प्राइस का बारबेक्यू प्लेटर मीट वन को दे रहा है और मीट वन 5000 की वैल्यू का 5 kg मीट बारबेक्यू टुनाइट को प्रोवाइड कर रहा है। हमने इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बनाने के लिए अजम्पशन एक तो सेलिंग प्राइस की ले ली कि दोनों की सेलिंग प्राइस 5,000 है, 5 kg मीट की और बारबेक्यू प्लेटर की, दोनों कंपनी के पर्सपेक्टिव से। बारबेक्यू टुनाइट के लिए इस बारबेक्यू प्लेटर की कॉस्ट है लेट से 3000 रुपए और मीट वन के लिए इस 5 kg मीट की कॉस्ट है 4500 रुपए। तो जब दोनों कंपनीज बार्टर ट्रांजेक्शन करेगी तो दोनों कंपनीज अपने पास 5000 रुपए से रेवेन्यू को क्रेडिट कर रही होगी, क्योंकि बारबेक्यू टुनाइट को कंसिडरेशन में 5 kg मीट मिला जिसकी वैल्यू 5000 है, मीट वन को कंसिडरेशन में बारबेक्यू प्लेटर मिला जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जिसकी सेलिंग प्राइस 5000 है। तो दोनों अपने पास रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे 5000 से, लेकिन बदले में जो इनके पास डेबिट कंसिडरेशन होगी वो कोई कैश कंसिडरेशन नहीं है बल्कि नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है। तो बारबेक्यू टुनाइट अपने पास इन्वेंट्री मीट डेबिट कर रही होगी 5000 रुपए से, और चूंकि मीट वन ने ये बारबेक्यू प्लेटर अपने एंटरटेनमेंट, अपने फूड कंजम्पशन के लिए लिया था, तो हम एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट करते थे 5000 रुपए से, और फिर अकॉर्डिंगली दोनों कंपनीज अपनी कॉस्ट को चार्ज कर देगी अपने P&L में। यानी कि बारबेक्यू प्लेटर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर रहा होगा 3000 रुपए से, अपना रेडीमेड फूड इन्वेंट्री क्रेडिट कर रहा होगा 3000 से, मीट वन अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर रही होगी 4500 से और अपनी इन्वेंट्री मीट क्रेडिट कर रही होगी 4500 रुपए से। तो ये बेसिकली बार्टर ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी जो कि हमने IFRS 15 के स्कोप में रहते हुए कवर की। अच्छा,
एट टाइम्स आपने ये भी देखा होगा कि कंपनी अपने इन्वेंट्री नहीं बल्कि अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक्सचेंज कर रही होती है। तो क्या अगर एक कंपनी अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किसी और कंपनी के साथ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगेंस्ट एक्सचेंज करती है तो क्या ये ट्रांजेक्शन IFRS 15 के स्कोप में आती है? द आंसर इज नो। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि IFRS 15 में हम उन ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, उन गुड्स या सर्विसेज की बात करते हैं जिनको सेल करना, जिनको प्रोवाइड करना हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो और हम अपने कस्टमर को वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो। चूंकि कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल या प्रोवाइड नहीं किए जाते, और जिस सामने वाली कंपनी को आप अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे रहे हो वो आपका वैसे कस्टमर भी नहीं है, तो इस वजह से अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक्सचेंज हो रहा है तो ये IFRS 15 की बार्टर ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसको हम IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड के तहत ही अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। IFRS 15 applies to the contract with customers. It implies that here we are talking about swapping inventories. Sometimes we exchange item of property plant and equipment for another item of property plant and equipment. In this case, IFRS 15 does not apply because the item of property plant and equipment is not sold or disposed of within the regular operating activities, and you can hardly say that the buyer of your PP is customer. Customer की definition IFRS 15 हमें provide करता है, that is a party that has contracted with the entity to obtain goods or services that are the output of the entity's operating activities in exchange for consideration. जब हम अपने कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं तो वो IFRS 15 के स्कोप में आता है। हम अगर अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल करें तो वो वन ऑफ सेल होती है, तो सामने वाली पार्टी हमारा कस्टमर ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक्सचेंज हम IAS 16 के तहत ही अकाउंट फॉर करेंगे। ये IFRS 15 की बार्टर ट्रांजेक्शन के तहत अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा। तो आई होप कि सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।